Hello, welcome students. Myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर. स्टूडेंट्स, आप बीएससी पार्ट थर्ड के एमजीएसयू के फर्स्ट पेपर यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट के सेकंड चैप्टर को हमने अपने पिछले लेक्चर्स में स्टार्ट किया है और हमारी यूनिट जो चल रही है उसके चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और आज हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बाद जो टॉपिक कंसीडर करेंगे वो है रेडियो एक्टिविटी एंड इंट्रोडक्शन, अर्थात रेडियो एक्टिवता एक परिचय। रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिवता क्या है, इसके बारे में हम कुछ डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले ये फिनोमिना या ये परिघटना क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी इज़ अ फिनोमिना of the spontaneous disintegration of unstable nuclei to atomic nuclei to form more energetically stable atomic nuclei। ये एक ऐसी परिघटना है जिसमें एक तात्क्षणिक विघटन होता है एक अस्थायी एटॉमिक न्यूक्लियस का उस एटॉमिक न्यूक्लियस में जो कि स्थायी होता है और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है या वो मोर एनर्जेटिक होता है। रेडियोएक्टिव डीके इज़ ए हाईली एक्सर्जिक स्टैटिस्टिकल रैंडम फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस दैट occurs with a small amount of mass being converted to energy। रेडियो एक्टिव विघटन क्या है? ये एक बहुत उच्च ऊर्जा वाली ऐसी परिघटना है जो कि एक प्रथम श्रेणी की अभिक्रिया होती है जिसमें एक छोटा सा अमाउंट मास का यानी कि द्रव्यमान का बदल जाता है ऊर्जा में आइंस्टीन की इक्वेशन के अनुसार। Radioactivity property exhibited the certain types of matter of emitting energy and some atomic particles spontaneously। रेडियो एक्टिव या रेडियो एक्टिवता का जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वो अलग अलग पार्टिकल्स में देखने को मिलता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में देखने को मिलता है, जिसमें ऊर्जा भी मिलती है और पार्टिकल्स भी स्पॉन्टेनियसली यानी कि हमें साथ ही साथ प्राप्त होते हैं। इट इज़ एन एसेंस एंड एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल एटॉमिक न्यूक्लियाई। ये प्रत्येक परमाणुवीय नाभिक का गुण है। An unstable nucleus will decompose spontaneously into a more stable configuration, but will do so only in a few specific ways by emitting certain particles or certain form of electromagnetic energy। एक अस्थायी नाभिक जब विघटित होता है, डिकम्पोज होता है या उसका डीके होता है एक स्थायी विन्यास में, तो ऐसा होने के दौरान कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें या तो कुछ पार्टिकल्स एमिट होते हैं, मतलब उत्सर्जित होते हैं, या कुछ मात्रा में हमें विद्युत चुंबकीय ऊर्जा भी प्राप्त होती है। रेडियोएक्टिव डीके इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सेवरल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एज वेल एज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड आइसोटोप्स। रेडियोएक्टिव परिघटना जो है वो कुछ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले एलिमेंट्स में या कुछ आर्टिफिशियल यानी कि संश्लेषित जो आइसोटोप्स होते हैं उनके तत्वों में देखने को मिलती है। द रेट एट विच द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स डीके इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ। और जिस टाइम में रेडियो एक्टिव तत्व डीके होता है उसे उसकी अर्ध आयु या हाफ लाइफ कहते हैं, जो उस क्वांटिटी के बराबर होती है जिसमें हाफ आइसोटोप को अपना जो डीके है उसके लिए करीब करीब आधा समय लगा हो। और इसकी जो रेंज है वो करीब करीब 10 की पावर 24 ईयर्स यानी कि 10⁻25 ईयर्स से इतनी ज़्यादा जो आप फिगर देख रहे हैं, और उससे कम हो सकती है 10 की पावर -23 सेकेंड। और जो रेडियो एक्टिव डीके के बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे हम पेरेंट आइसोटोप का या कि पेरेंट समस्थानिक जो होता है उसकी डॉटर या पुत्री कहा जाता है, और जो स्वयं भी अस्थायी हो सकती है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि हमें एक स्थायी न्यूक्लियाइड नहीं मिल जाता। अब एमिशन के दौरान जो रेडियो एक्टिव डीके होता है उसमें हमें कुछ तरह के पार्टिकल्स, जैसे हमने बात की, प्राप्त होते हैं। मुख्य कौन कौन से हैं इसमें? अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज या न्यूट्रिनो। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये हीलियम 4 का एटम है जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और इन्हें आयंस भी कहते हैं। द न्यूट्रल हीलियम एटम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड इट्स न्यूक्लियस बैलेंसिंग दीज 2 चार्जेस।
इसके अलावा बीटा पार्टिकल्स क्या हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिन्हें ई माइनस या सिंपली जैसे हम इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं वो होता है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन ही है जो कि न्यूक्लियस में बीटा डिके के द्वारा बनता है और हमें प्राप्त होता है। बीटा प्लस पार्टिकल भी हमें मिलता है जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, जो कि एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। और जब ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन परस्पर नज़दीक आते हैं या मिलते हैं तो ये एक दूसरे के चार्ज को एनहिलेट कर देते हैं या नलिफाई कर देते हैं। गामा रेज एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, जैसे रेडियो वेव्स होती हैं या लाइट वेव्स होती हैं या एक्स रेज होती हैं। बीटा रेडियो एक्टिविटी ऑल्सो प्रोड्यूसेस न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। इसके अलावा डीके में हमें न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी मिलते हैं, जिन पार्टिकल्स पर कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं होता, उनका बहुत द्रव्यमान छोटा होता है और जिन्हें न्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी की जो सबसे कॉमन फॉर्म है वो है फिशन फ्रैगमेंट, जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स प्राप्त होते हैं। इसमें करीब करीब 1/3 फ्रैगमेंट्स हमें प्राप्त हो जाते हैं, जिनका चार्ज और मास उनके पेरेंट न्यूक्लियस के 2/3 होता है। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर ऑफ कोर्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियाई। ये हम जानते हैं कि किसी भी एक संकुल नाभिक का मुख्य भाग किससे बना होता है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के द्वारा। और ये इनकी एटॉमिक मास यूनिट जो कि हम AMU में नापते हैं उसके लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। न्यूट्रॉन स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित नहीं होते, ये किसी भी नाभिक के द्वारा तुरंत कैप्चर कर लिए जाते हैं, और यदि ऐसा नहीं हो तो ये फ्री स्पेस में जाके बीटा माइनस डिके से प्रोटॉन द्वारा जुड़ जाते हैं। तो प्रोटॉन यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो या न्यूट्रॉन्स मिलकर एक नाभिक के विखंडन के दौरान हमें प्राप्त होते हैं। अब ये जो एक विखंडन का प्रोसेस है वो क्या है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सिद्धांत और यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी की खोज हम जानते हैं हेनरी बैक्वेरेल ने की थी, और उन्होंने सबसे पहले पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स लिए थे और उनको वो काले कागज़ में लिपटी हुई फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रखकर सूर्य का प्रकाश उसमें से जाने दिया। तो उन्होंने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ धब्बे प्राप्त होते हैं। तो बैक्वेरेल ने ये कहा कि ये धब्बे जो दिख रहे हैं वो सूर्य के प्रकाश में यूरेनियम लवण की जो ल्यूमिनेसेंस है यानी प्रतिदीप्ति है उसके कारण शायद उत्पन्न हुए होंगे। फिर ये प्रयोग उन्होंने अंधेरे में किया और यह देखा कि अभी भी वो चमकदार धब्बे मौजूद हैं। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि यूरेनियम से ऐसी किरणें निकलती हैं जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, और उन्होंने इन किरणों को उन्होंने बैक्वेरेल रेज यानी कि बैक्वेरेल किरणें कहा। ये जो रेस थी इनके बारे में इनकी स्टडी मैडम क्यूरी ने भी बाद में की, और उन्होंने इसे रेडियो एक्टिव किरणें बताया, जिनके इस परिघटना को उनके नाम से बाद में रेडियो एक्टिविटीज़ का नाम दिया गया। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये गुण है जिसके कारण तत्व का नाभिक विघटित होता है, और इस विघटन को रेडियो एक्टिवता या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बाद में इसमें और स्टडी की और ये जो विकिरण इसमें से निकलती हैं उनका अध्ययन किया, और ये पाया कि ये 3 किरणें हैं जिन्हें अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गामा रेज कहते हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इस चित्र में, एक आप जो देख रहे हैं एक लेड का ब्लॉक है जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा हुआ है। इस पदार्थ से निकलने वाले विकिरण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से होते हुए एक फोटोग्राफिक प्लेट से टकराते हैं, और इन विकिरणों से निकलने वाली किरणें जो ऋणावेश की तरफ आकर्षित होती हैं वो अल्फ़ा किरणें होती हैं, जो धनावेश की तरफ आकर्षित होती हैं वो बीटा किरणें होती हैं, और जो किरणें बिना प्रभावित हुए सीधी निकल जाती हैं उन्हें गामा किरणें कहा गया। अब ये हम इन तीनों रेस की कुछ एक कंपैरेटिव स्टडी है वो आप इस टेबल में देख रहे हैं। टाइप ऑफ रेडिएशन अल्फ़ा है, इसका न्यूक्लियर सिंबल हम जानते हैं हीलियम का होता है। ये इनकी नेचर होती है, हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनका एटॉमिक मास यूनिट 4 है, चार्ज इन पर +2 होता है, और इनमें बहुत अधिक आयनाइजिंग पावर होती है, लेकिन इनकी पेनिट्रेशन पावर या भेदन क्षमता कम होती है। बीटा का जो रेडिएशन है उसका न्यूक्लियर सिंबल है -E,
जिनमें बहुत अधिक गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जिनका एटॉमिक मास होता है 1/1850। चार्ज -1 होता है। इनकी आयनाइजिंग पावर या आयनीकरण क्षमता काफ़ी ठीक ठाक होती है और इनकी जो भेदन क्षमता है वो भी अल्फ़ा किरणों की तुलना में ज़्यादा होती है। गामा रेज़ उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं और ये किरणें फोटोन की बनी होती हैं। इनकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और इन किरणों में कोई मास नहीं होता, यानी कि इनका AMU 0 होता है। ये उदासीन प्रकृति की होती हैं और विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से अप्रभावित रहती हैं और इनकी भेदन क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ तक कि ये किरणें स्टील की चादर को भी भेद जाती हैं। अब हम एक छोटा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन और लेंगे टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी कि रेडियो एक्टिविटी कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से रेडियो एक्टिविटी को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, यानी कि प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता और कृत्रिम रेडियो एक्टिवता। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी यानी कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस disintegration of the nuclei of heavy elements with the emission of radiation and unstable nuclei found in nature। ये प्राकृतिक पदार्थों का गुण है जिसके कारण उसमें स्वतः ही विकिरण निकलने लगते हैं और ऐसे उस पदार्थ को प्राकृतिक रेडियो एक्टिव यानी कि नेचुरली रेडियो एक्टिव, और ये प्रोसेस नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें कि न्यूक्लियस पर कुछ आइसोटोप्स को बम्बार्ड करना पड़ता है और उस कारण जब उसका डिसइंटीग्रेशन होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स और अल्फ़ा पार्टिकल्स हमें मिलते हैं, उसे कृत्रिम या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अर्थात यह किसी पदार्थ का वह गुण है जो प्राकृतिक रेडियो एक्टिव तत्व से निकलने वाली विकिरणों से प्रभावित होता है और विकिरण उत्सर्जित करने लगता है, तो उस पदार्थ को हम आर्टिफिशियल या कृत्रिम रेडियो एक्टिव कहते हैं। और ये परिघटना आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या कृत्रिम रेडियो एक्टिवता कहलाती है। जो जोलियट क्यूरी ने इसके लिए जब इस पर काम किया था तो उन्हें केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला था 1935 में। तो स्टूडेंट्स, आज आपने जो रेडियो एक्टिविटी का इंट्रोडक्शन है उसमें रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, उसका क्या सिद्धांत है और उसको हम किस तरह से रदरफोर्ड के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी के जो 2 मुख्य प्रकार हैं प्राकृतिक और कृत्रिम, उनके बारे में हमने बात की। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ये परिघटना पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।